नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के बंगाल के तूफानी दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि 2 रोड शो भी करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आज सुबह 10 बजे गंगारामपुर से कालीबाड़ी तक रोड शो करेंगे। दोपहर 12 बजे गुलमोहर ग्राउंड से सलकिया तक रोड शो करेंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे फलता विधानसभा में रैली करेंगे और फिर 3:20 पर कुलतली विधानसभा में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कल भी योगी आदित्यनाथ 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सीएम योगी आज शाम लखनऊ वापस लौट आएंगे। बंगाल में 6 अप्रैल को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आज पहुंचने वाले हैं। और लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी है? देखिए अमित, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ऐसे इकलौती शख्सियत है बीजेपी पार्टी में जहां पे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की रिस्पांसिबिलिटी संभालने के साथ साथ अलग अलग राज्यों में जहां जहां भी चुनाव होते हैं वहां वो जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री परसों ही तमिलनाडु और केरल के दौरे से होकर के वापस लौटे हैं और आज एक बार फिर से वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, जहां पर वो हावड़ा उतरेंगे और वहां से वो 4 जो जनसभाएं उनको संबोधित करेंगे। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री वहां स्टे नहीं कर रहे हैं, वो शाम को लौट आएंगे। रात में लखनऊ आकर के सारे कामकाज को निपटा के सुबह फिर प्रचार के लिए निकलेंगे पश्चिम बंगाल में। कल भी इनकी 4 जनसभाएं लगी हुई हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री आज 4 स्थानों पर अलग अलग प्रत्याशियों के लिए वोट जाकर के मांगेंगे। हालांकि इसके पहले जब मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल गए थे तो वहां पे वो नंदीग्राम में ममता बनर्जी जिस सीट से चुनाव लड़ रही हैं उनके खिलाफ उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में जाकर प्रचार किया था। और इस बार जब वो जा रहे हैं तो 4 अलग अलग प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। आज उनकी दिन भर जनसभाएं वहां पर लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे भी बंगाल में जाकर के काफी ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। अमित, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाके वह प्रचार करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राम मंदिर, लव जिहाद, बाहरी का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो यहां से निकलकर वहां जा रहे हैं और वहां की सियासत को गरमा रहे हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करती है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्यादा मुफीद चेहरा बीजेपी के पास शायद ही कोई हो। और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री वहां प्रचार के लिए जाते हैं तो शुरुआत करते हैं जय श्री राम के नारे के साथ, और जब इसे शुरुआत करते हैं उसके बाद लव जिहाद से लेकर के बहुत अलग अलग मुद्दे, गौ तस्करी से लेकर बड़े बड़े मुद्दे उछाले जाते हैं। इसका फायदा भी पार्टी को मिलता है और पार्टी को ये लगता है कि ठीक है नामिका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। गरीबों की मदद करने में सीएम योगी अब तक के नंबर 1 मुख्यमंत्री बने हैं। सीएम योगी ने पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा गरीबों, मजलूमों और गंभीर रोगियों की मदद की है। सीएम योगी ने 4 साल में 10 अरब रुपए दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 552 करोड़ ही खर्च किए गए थे, जबकि बीएसपी सरकार में सिर्फ 18,462 लोगों को 84 करोड़ रुपए मिले थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछली सरकारों की तुलना में गरीबों की मदद करने में अब तक के नंबर 1 मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के तहत पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा गरीबों, मजलूमों और गंभीर रोगियों की मदद की है। सीएम योगी ने पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 4 साल में गरीबों, मजलूमों और गंभीर रोगियों को 10 अरब रुपए दिए हैं। हालांकि समाजवादी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 42,508 लोगों की मदद की गई थी और उसके लिए 552 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नंबर 1 मुख्यमंत्री बन गए हैं मदद करने के मामले में। अजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी। अजीत, सीएम योगी इससे पहले भी कह चुके हैं कि जो 40 साल में नहीं हुआ हमने 4 साल में करके दिखाया, और उसी की वानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। देखिए बिल्कुल अमित, जिस तरह से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हर दिन मुख्यमंत्री मदद करते हैं, उससे साफ है कि लगभग 10 अरब रुपए उन्होंने जो है मदद के लिए दिए हैं। और बाकायदा सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया कि समाजवादी पार्टी सरकार है, बसपा सरकार है, बसपा सरकार में तो सिर्फ 84 करोड़ रुपए ही लोगों की मदद की गई थी और 550 करोड़ सपा सरकार में। लेकिन 10 अरब एक बड़ा आंकड़ा होता है और लगभग 1000 से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से कैंसर से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए दिया गया। और बाकायदा सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया जिसमें सबसे ज्यादा कैंसर, किडनी और हृदय रोग के इलाज के लिए दिए गए हैं। और 25,425 कैंसर रोगियों को लगभग 3 अरब 94 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो हृदय रोग के हैं उनको लगभग 5 करोड़ रुपए दिया गया है। किडनी के लिए जो है
लगभग 1000 लोगों को 80 करोड़ रुपए दिया गया। बकायदा एक आंकड़ा अमित जारी किया गया सरकार की तरफ से, और अब तक पूरे देश में सबसे ज्यादा मदद करने वाले अगर किसी मुख्यमंत्री का नाम है तो उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल हो गया है। बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं पंचायत चुनाव की। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 18 जिलों में 15 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होगा। सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, इसके अलावा कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर और साथ ही गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में, यानी इन सभी जिलों में 15 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी, जो कल तक चलेगी। 5 और 6 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 7 अप्रैल को नाम वापसी के लिए तारीख तय की गई है। 7 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह भी अलॉट कर दिए जाएंगे। तो आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। पहले चरण के प्रत्याशी आज से अपना नामांकन करेंगे। 2-2 दिन हर चरण में तय किए गए हैं नामांकन के लिए, लिहाजा जिन जिलों में पहले चरण के लिए मतदान होना है उन जिलों के प्रत्याशी आज नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। कल भी नामांकन होगा पहले चरण के लिए। और झांसी से हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधा अमित के पास चलेंगे गाजियाबाद। अमित, किस तरीके की तस्वीर देख पा रहे हैं नामांकन को लेकर आज पहले दिन? जी अमित, आपको बताना चाहूंगा, यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में पंचायती चुनाव जो होने हैं उसका पहले चरण का जो मतदान आगामी 15 तारीख को होना है, उसको लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल हम खड़े हैं जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वजह यही बताई जा रही है कि वो 10 बजे के बाद पहुंचेंगे। हालांकि शासनिक और प्रशासनिक तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं 3 लेयर की बैरिकेड यहाँ लगाई गई है। एक ये मुख्य गेट पर लगाई गई है और जैसे आप अंदर लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे वहां एक बैरिकेड लगाया गया है। उसके अलावा अंदर की तरफ जहां जिलाधिकारी का मुख्यालय का दफ्तर पड़ता है वहां पर भी लगाया गया है कुछ, और इस तरीके से यहाँ सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। वजह सिर्फ यही है कि जो पंचायती चुनाव होता है इसमें बहुत ज्यादा एहतियात रखा जाता है, क्योंकि किसी भी तरह कोई अनहोनी ना हो पाए, इसके चलते शासन और प्रशासन दोनों ही तरीके से मुस्तैद है। हालांकि 15 अप्रैल को जो वोटिंग होनी है उसके जो गिनती होगी वो 2 मई को होगी। इस तमाम चीजों को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन जो समय दिया गया था अमित, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का, शायद अभी तक किसी को इस बारे में नहीं सूचना थी कि जो प्रत्याशी हैं, यही कारण भी रहा कि अब तकरीबन 9:30 सवा 9 बजने को है, अभी तक एक भी प्रत्याशी यहाँ पर नहीं पहुंचा है जिसने कि अपना नामांकन किया हो। अमित, ठीक है, अयोध्या चलते हैं, वहां से केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला, क्या यही दुविधा अयोध्या में भी देखने को मिल रही है? प्रत्याशियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि नामांकन 8 बजे से शुरू हो जाएगा, वो ये सोचकर बैठे हुए कि 10 बजे से होगा, या फिर हो रहा है वहां पर नामांकन? देखिए, यहाँ पूरी जानकारी थी। 8 बजे से नामांकन यहाँ शुरू हो चुका है। ये अयोध्या कलेक्ट्रेट सभागार है जहाँ पर एडीएम व्यापार कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया हो चुकी है। लगभग 4 से 5 लोग यहाँ नामांकन कर भी चुके हैं, लेकिन जो नामचीन प्रत्याशी हैं, जो पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशी हैं, हालांकि उन्होंने अभी कोई नामांकन नहीं किया है। आप देख रहे हैं यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। एक कलेक्ट्रेट परिसर का पिछला ये गेट है जहाँ से एंट्री मिल रही है उन प्रत्याशी को जो नामांकन करने जाएंगे। नामांकन करने के साथ जो उनके साथ होंगे, उनके प्रस्तावक होंगे, वो भी उन्हीं को एंट्री मिल रही है। ये कचेरी का जो पिछला रोड है, इधर भी बैरिकेडिंग की गई है ताकि कुछ लोग अंदर ना आ सके। इसके ठीक जो विपरीत दिशा में इधर बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो आंतरिक लोग वहां पे ना आ सके। कुल मिला के जो नामांकन प्रक्रिया है वो कल तक चलने वाली है। जो नामचीन प्रत्याशी हैं, जो पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी नामांकन नहीं किया है। अभी सुबह 8 बजे से लगभग 4 से 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है और जो ग्राम प्रधान हैं, जो बीडीसी हैं, जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, उनका नामांकन जो उनके संबंधित ब्लॉक है वहां पर चल रहा है। जी ठीक है, झांसी चलते हैं, अश्विनी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी है नामांकन के बारे में? देखिए, यहाँ पे नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू कराने की जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। इस समय हम जिलाधिकारी कार्यालय के गेट नंबर 2 पर खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो भारी पुलिस बल है वो नामांकन कराने के लिए तैयार है। ये देखिए 3 लेयर जो सुरक्षा व्यवस्था है नामांकन केंद्र जिलाधिकारी कार्यालय गेट के नंबर 2 की, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ से ही सारे जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन करेंगे। हालांकि अभी तक एक भी नामांकन नहीं हो पाया। इसके पीछे की वजह ये थी कि समय नहीं बताया गया है।
तो कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान पद के को लेकर के झांसी जिले में पूरी तरह से जो चुनाव लड़ने की जो आंसू है उस पूरी स्थिति है, क्योंकि बताया जाता है कि जो बुंदेलखंड में चुनाव होता है ग्राम सरकार का बेहद दिलचस्प इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बजट आता है वो सरकार यहाँ खर्च करती है। इसको लेकर के ही जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है यहाँ बेहद दिलचस्प होता है। साथ ही साथ जो जिला पंचायत समिति का चुनाव होता है तो बहुत ही खास होता है। तो कुल मिलाकर के 8 ब्लॉक है झांसी में, उन 8 ब्लॉकों पे जो तैयारियां हैं नामांकन की 2 दिन की वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में अब बस इंतजार है प्रत्याशियों के आने का। हालांकि अभी किसी भी ब्लॉक पर कोई प्रत्याशी नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही सुबह 6 बजे से ही सभी नामांकन केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। साथ ही साथ कोविड-19 चल रहा है, ऐसे में कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उनका पालन करवाने को लेकर के भी जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सुबह से ही अफसर सभी मतदान केंद्रों पर जो जहाँ पे नामांकन केंद्रों पर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद चुस्त और दुरुस्त बताई जा रही है। ठीक है अश्विनी, बरेली चलते हैं, वहाँ से हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, वहाँ पर नामांकन शुरू हो चुका है या फिर झांसी और गाजियाबाद की तरह वहाँ पर भी प्रत्याशियों में दुविधा है इस बात को लेकर कि नामांकन 10 बजे से होगा या 8 बजे से? देखिए अमित, नामांकन की जो व्यवस्था है वो कलेक्ट्रेट गेट पर शुरू हो गई है। हालांकि प्रत्याशियों को अभी तक इस बात की जानकारी प्रॉपर समय से नहीं थी कि 10 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी या 8 बजे से होगी। यही वजह है कि अभी कमोवेश यही स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश भर में है कि 8 बजे और 10 बजे को लेकर कंफ्यूजन रहा। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर मैं खड़ा हुआ हूँ, अभी तक कोई प्रत्याशी यहाँ पर नहीं आया हुआ है। सिर्फ 3 लोगों को एंट्री देने की बात अभी पुलिस कह रही है। उनका साफ तौर पर कहना है जो प्रत्याशी होंगे वो और उनके 2 प्रस्तावक उनके साथ में रहेंगे, वरना जो है उनके अलावा कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो कोविड-19 का जो असर इस समय देखा जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। बिना मास्क के एंट्री यहाँ पर नहीं है और समुचित व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। पुलिस फोर्स लगा दी गई है। जो एसडीएम थे वो अपने अपने कार्यालय में आकर बैठ गए। उसके अलावा जो गांव के प्रधान पद के उम्मीदवार रहेंगे उनकी व्यवस्था, उनके नामांकन की व्यवस्था उनके ही ब्लॉक पर कर दी गई है। वो लोग वहां पर पहुंचेंगे और नामांकन की अपनी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। जिला कार्यालय में यहाँ पर सिर्फ जिला पंचायत के लोग ही आएंगे और वही अपना नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर काकोरी के पास बड़ा हादसा टल गया है। 2 हिस्सों में बंट गई है सप्त क्रांति एक्सप्रेस। कपलिंग टूटने से 2 हिस्सों में बटी ट्रेन। शुक्रवार की देर रात 11 बजे की घटना है। दिल्ली से बिहार जा रही थी ट्रेन। घंटों परेशान रहे ट्रेन में मौजूद यात्री। देर रात कपलिंग जोड़ने के बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर काकोरी के पास एक बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से बिहार जा रही ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? और देखिए ये देर रात का मामला है अमित, और आनंद विहार से मुजफ्फरपुर ये ट्रेन जाती है, सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस 02558। असल में लखनऊ का आउटर इलाका काकोरी, जहां पर ये हादसा पेश आया है और कपलिंग टूटने की वजह से जो ट्रेन थी वो 2 भागों में बट गई। और ड्राइवर जो ट्रेन का था उसको भी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि अचानक कपलिंग कैसे टूट गई। जब गार्ड ने इस बात की सूचना दी कि ट्रेन का आधा हिस्सा काकोरी रेलवे स्टेशन पर ही रह गया है, जबकि आधा हिस्सा जो है ट्रेन का ड्राइवर इंजन समेत लेके आगे बढ़ गया, तुरंत आनन फानन में कंट्रोल रूम में सूचना दी गई। गार्ड की सूचना के आधार पर ड्राइवर को सूचना दी गई और उसके बाद करीबन 1 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेन को रोका जा सका। और उसके बाद सभी डिब्बों को वापस जोड़ने में और ट्रेन को रवाना करने में कई घंटों का मशक्कत का समय। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबाब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। सीतापुर में 2 सिपाहियों पर हमले के मामले में पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों के साथ कुल मिलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। घायल सिपाही सचिन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हरगांव थाना इलाके के दोस्तपुर गांव में अवैध शराब की खबर पर पहुंची पुलिस पर शराब माफिया के परिवार ने हमला बोल दिया था। महिलाओं ने 2 सिपाहियों की वर्दी फाड़ दी थी। भीड़ ने पुलिस वालों की बाइक में तोड़फोड़ की थी। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद असर ये हुआ कि 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।